Hello bachcho, let us read us the question first. So the question states, identify the correct statements regarding diaphragm as contraceptive device from the given options. नंबर वन में ये कह रहा है कि दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फ्रॉम द फॉर द स्पर्म एंट्री। टू में कह रहा है दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन ड्यूरिंग कॉइटस। थ्री में कह रहा है कि दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। फोर्थ में कह रहा है कि दे एक्ट एज पार्मिसिडल एजेंट्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। ऑप्शन ए में कह रहा है वन एंड टू ओनली, बी में कह रहा है वन एंड फोर ओनली, सी में कह रहा है टू एंड थ्री ओनली एंड डी में कह रहा है थ्री एंड फोर ओनली। लेट्स स्टार्ट। सी, क्या हो रहा है, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट डिफरेंट तरीकाज होते हैं, जैसे नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स एटसेट्रा। सर्जिकल मेथड्स के अंदर आपका ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी आता है। देखिए, ये जो डायाफ्राम है ये अंडर बैरियर मेथड आता है और ये एक फिजिकल बैरियर है। ये एक क्या है, ये एक फिजिकल बैरियर है। हम सब लोग जानते हैं कि बैरियर मेथड का प्रिंसिपल ही है स्पर्म और ओवम का मीटिंग नहीं होने देने का, मीटिंग नहीं होने देने का, इसलिए इसको हम बैरियर कहता है। बैरियर वो ही होता है जो दोनों चीजों को मिलने नहीं देता है। यहाँ पर हम कौन दोनों चीजों को मिलने नहीं दे रहा है, स्पर्म और ओवम को। डायाफ्राम एक फिजिकल बैरियर है। अब देखिए डायाफ्राम कैसे यूज करते हैं। डायाफ्राम यूज करने का कुछ तरीका होते हैं, जैसे डायाफ्राम को हम लोगों को बिफोर कॉइटस 1 घंटे, बिफोर कॉइटस 1 घंटे उसको सर्विक्स में रखना पड़ता है। 1 आवर बिफोर कॉइटस, ठीक है। 1 घंटे, कॉइटस से 1 घंटे पहले इनको रखना पड़ता है और कॉइटस हो जाने के बाद इसको 6 घंटे रखना पड़ता है सर्विक्स में, क्योंकि ये जो स्पर्म से उसको सर्विक्स तक पहुंचने नहीं देता है। मतलब ये सर्वाइकल जो रीजन है उसको पूरी तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ये यूटेरस के ऊपर कोई काम नहीं करता है, ये सर्विक्स तक ही स्पर्म को रोक देता है। यूटेरस के ऊपर काम करता है कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर कुछ और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एटसेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो चौथे में स्पर्मिसिडल एजेंट्स के बारे में कहा गया है, वो एक्चुअली में केमिकल मेथड्स के अंडर आते हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स, जेलीज, फोम टैबलेट जैसे कि नॉनऑक्सिनोल 9। ये क्या होते हैं, कॉइटस के पहले अगर हम इसको वेजाइना में रब कर ले और उसके साथ कॉन्डोम्स पहन ले, मतलब बैरियर मेथड प्लस केमिकल मेथड कर ले, तो फिर जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये सारे के सारे जो मेथड्स होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये वेजाइना में ही स्पर्म को किल कर देते हैं और स्पर्म को किल करने देने वाले को हम लोग स्पर्मिसाइड्स या फिर स्पर्मिसिडल एजेंट्स कहलाते हैं। तो फिर इसके साथ तो डायाफ्राम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायाफ्राम एक अलग तरीका का फिजिकल बैरियर है और ये एक डिफरेंट तरीका का केमिकल मेथड से। तो फिर आपका इधर जो पहले का जो दोनों स्टेटमेंट है, मतलब 1 और 2, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखिए तीसरे में क्या कहा है कि दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। मैंने पहले ही कहा था कि यूटेरस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यूटेरस के ऊपर दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे कि आईयूडीएस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट गलत निकला। चौथे में दे एक्ट एज पार्मिसिडल एजेंट्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, ये भी गलत कहा है इधर, राइट। ये तो केमिकल मेथड्स के अंडर आता है, मैंने अभी अभी कहा, इसलिए ये भी गलत।
तो फिर 1 and 2 statements are perfectly correct. That's why option A is the correct answer. So the final or correct answer or correct option is option A, 1 and 2 only. Hope it is understandable. Best of luck.